महिला आयोग में ही महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। चलिए इस पूरी खबर की तह तक चलते हैं। हमको न्याय भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी हमको नहीं पता सर। हम चाहते हैं कि इन बच्चों को इंसाफ मिले। ये मामला है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का, जो आजकल कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोपों की वजह से सुर्खियों में है। कहानी के केंद्र हैं नारायणपुर की 3 आदिवासी युवती। सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, महिला आयोग ने धोखा दिया है। जो 3 लड़की लोग अपना एफआईआर लेकर महिला आयोग के पास पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने कंप्लेन की थी कि किस तरह से हमारे मसीह बहनों के साथ अत्याचार हुआ है, उनकी इज्जत पर हाथ डालने के लिए कोशिश किया गया है बजरंग दल की तरफ से। लेकिन बजरंग दल ये काम करते हुए मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और महिला आयोग ने उन्होंने धोखा दिया। मैंने ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि महिला आयोग के पास जिसके बारे में कंप्लेन गया था कि हमारा ये इज्जत की सवाल है, हमारे इज्जत पर हाथ डाला गया था, हमें न्याय दीजिए, लेकिन महिला आयोग ने उन्होंने धर्म परिवर्तन के बारे में पूछना शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हैं ये कितना नाइंसाफ़ी है। चलिए ये वीडियो को हम देखते हैं और पूरी जानकारी हम लेते हैं। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो हमारे सिस्टम पर, हमारी संस्थाओं पर और इंसाफ की उम्मीद पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। खबर है छत्तीसगढ़ की 3 आदिवासी युवतियों की, जो अपने ऊपर हुए जुल्म की शिकायत लेकर उस दरवाजे पर पहुंची जिसे महिलाओं के लिए न्याय का मंदिर कहा जाता है। लेकिन वहां उनसे ऐसे सवाल पूछे गए कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या महिला आयोग में ही महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है? चलिए इस पूरी खबर की तह तक चलते हैं। हमको न्याय भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी हमको नहीं पता सर। हम चाहते हैं कि इन बच्चों को इंसाफ मिले। ये मामला है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का, जो आजकल कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोपों की वजह से सुर्खियों में है। कहानी के केंद्र हैं नारायणपुर की 3 आदिवासी युवतियां, कमलेश्वरी प्रधान, ललिता उसेंडी और सुकमती मंडावी। इन तीनों ने बजरंग दल की कार्यकर्ता ज्योति शर्मा और उनके कुछ सहयोगियों पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। सोचिए, जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप सबसे पहले कहां जाते हैं? पुलिस के पास, है ना? ये युवतियां भी सबसे पहले दुर्ग एसपी के पास थाने गई, लेकिन इनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। जब पुलिस से निराशा हाथ लगी तो उन्होंने राज्य की सबसे बड़ी महिला संरक्षण संस्था यानी छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया। उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ उनकी बात सुनी जाएगी, उन्हें न्याय मिलेगा। हाल ही में इस मामले की सुनवाई हुई। तीनों युवतियां कमलेश्वरी, ललिता और सुकमती बड़ी उम्मीद से आयोग पहुंची, लेकिन जिन पर आरोप थे यानी ज्योति शर्मा और उनके सहयोगी, वो सुनवाई में आए ही नहीं। चलिए, ये तो अक्सर होता है कि आरोपी पक्ष बहाने बनाकर आने से बचता है, लेकिन उस दिन सुनवाई के दौरान जो हुआ वो असल में चौंकाने वाला था। शिकायत थी महिला उत्पीड़न की, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की, लेकिन सुनवाई कर रही महिला आयोग की 2 सदस्य सरला कोसरिया और दीपिका सोरी ने पीड़ित युवतियों से कैसे सवाल पूछे, ये सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। उन्होंने उत्पीड़न के बारे में पूछने के बजाय धर्मांतरण से जुड़े सवाल पूछने शुरू कर दिए। एक सदस्य ने कहा, आप एक धर्म से दूसरे धर्म में जा रहे हैं, इस पर पुलिस की कार्रवाई तो सही है। अब आप ही बताइए, क्या किसी के धर्म बदलने की कोशिश पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है? जबकि हमारा संविधान हर नागरिक को अपनी मर्जी का धर्म मानने की आज़ादी देता है। और सबसे बड़ा सवाल, ये युवतियां तो प्रताड़ना की शिकायत लेकर आई थी, फिर उनसे धर्मांतरण के सवाल क्यों? बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब युवतियों ने बताया कि वे रोजगार के लिए, नौकरी करने के लिए अपने घर से बाहर जा रही थी, तो उनसे पूछा गया, रोजगार तो नारायणपुर में भी मिल जाता, आपको बाहर जाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या इस देश में किसी को अपनी मर्जी से बेहतर भविष्य के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने का हक नहीं है? क्या इसके लिए भी अब किसी की इजाजत लेनी होगी? मम्मी पापा मन भी हैं, उन लोग भी बोल रहे थे कि अपने मर्जी से हम अपने बच्चे लोग को भेज रहे थे, लेकिन सामने वाले जज मैडम लोग सुन भी नहीं रहे थे। दीपिका सोरी लोग, उन लोग बार बार बोल रहे थे कि नहीं ऐसा, आप लोग उन लोग बार बार बोल रहे थे कि पुलिस को क्यों पूछ कर नहीं गए। सर, इतना जो नौकरी करते हैं सर, उन लोग क्या पुलिस को पूछ कर नौकरी करते हैं? इतना नौकरी करने वाले। हद तो तब हो गई जब एक सदस्य ने पूछा, क्या आपने पुलिस को लिखित में सूचना दी थी कि आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं? ये सवाल सुनकर ऐसा लगा मानो ये युवतियां पीड़ित नहीं बल्कि अपराधी हैं। इन सब के बीच एक और सदस्य लक्ष्मी वर्मा का सवाल तो और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने युवतियों के आवेदन को देखकर कहा, यह आवेदन तो आपने खुद नहीं लिखा है, यह तो किसी से लिखवाया हुआ लग रहा है। शायद मैडम ये भूल गई कि हमारे 121 करोड़ से ज़्यादा लोगों के देश में आज भी करोड़ों लोग निरक्षर हैं, जो सरकारी कामों के लिए साक्षर लोगों की मदद लेते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी
कोर्ट कचहरी के कामों के लिए वकीलों से ही लिखवाते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये तीनों पीड़ित युवतियां 10वीं तक पढ़ी हुई हैं। आयोग की एक सदस्य दीपिका शोरी ने तो पिछली सुनवाई की बात दोहराते हुए एक अजीब ही सलाह दे डाली। उन्होंने कहा, मैं उस दिन भी कही थी और आज भी बोल रही हूँ कि तुम मंदिर जाते हो, चर्च जाते हो तो मस्जिद भी जाया करो। ये सलाह एक अर्ध न्यायिक संस्था की सदस्य दे रही है, जहां युवतियां न्याय की उम्मीद में आई थी। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा था मानो आयोग की इन सदस्यों को न तो इस देश के संविधान की परवाह है और न ही नागरिकों को मिले मौलिक अधिकारों की। हमारा भारतीय संविधान आर्टिकल 25 से 28 तक साफ तौर पर देश के हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। हाँ, लोक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर सरकारें इन पर कुछ उचित प्रतिबंध लगा सकती हैं, लेकिन किसी नागरिक से ये पूछना कि तुम अपना धर्म क्यों बदल रहे हो या मंदिर चर्च क्यों जाते हो, ये उनके मौलिक अधिकार का हनन है। जब इस सुनवाई के बारे में नव प्रदेश टीवी ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक से बात की तो उन्होंने बताया कि आवेदक पक्ष यानी तीनों युवतियां तो आई थी, लेकिन अनावेदक पक्ष यानी ज्योति शर्मा और उनके सहयोगी मौजूद नहीं थे। यहाँ तक कि जीआरपी थाने के टीआई भी नहीं आए और सबसे जरूरी सबूत यानी जीआरपी थाने का सीसीटीवी फुटेज भी अब तक आयोग को नहीं मिला है। फुटेज के लिए अब रेलवे डीआरएम को अलग से आवेदन किया जाएगा। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई में सभी पक्षों को आना ही होगा, वरना उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। आज की कार्यवाही में अनावेदक पक्ष अनुपस्थित हैं और उनको अगली पेशी दिया गया है और एसपी रेलवे की तरफ से पत्र आया है। सीसीटीवी फुटेज जो हमने मंगाया था वो मिला नहीं है, तो डीआरएम को लेटर जाएगा और एसपी दुर्ग को एक लेटर जाएगा ताकि अनावेदक गण को उपस्थित रखा जा सके। थाना कोतवाली दुर्ग के प्रभारी यहाँ उपस्थित हो गए थे, जिनका इस केस से कोई संबंध नहीं है, इसलिए उनका नाम पक्षकार से हटाया गया। अगली सुनवाई की डेट कब? अभी डेट तय नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज हमारी पहली प्राथमिकता है। सीसीटीवी फुटेज के लिए पत्र लिखा जाएगा और उसकी जांच करने के बाद अक्टूबर महीने में रखा जाएगा। सुनवाई के बाद पीड़ित युवतियों और उनके परिवार वालों ने जो कहा वो दिल दुखाने वाला है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें शायद ही महिला आयोग से न्याय मिलेगा। और आज जैसा हम लोग सुनवाई में हम लोग भाग लिए थे, उसमें माननीय सदस्य महिला आयोग जैसा टिप्पणी किए वो थोड़ा हमको अशोभनीय लगा, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक दबाव बना रहे हैं, भीड़ इकट्ठा करके आए हैं। ये जो है बात, चूँकि दुनिया के किसी भी जुडिशियली कोर्ट में बैठ करके और जो कार्यवाही हो रही उसको सुनने का नागरिक को अधिकार है, लेकिन माननीय आयोग के सदस्य ने जिस प्रकार जो है बात किया वो मेरे ख्याल में गैर संवैधानिक है। सुनवाई से बिल्कुल हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो भाजपा महिला आयोग के सदस्य हैं उन लोग दबाव बना रहे हैं, जबकि ये मुद्दा है वहाँ पर इन लड़कियों, आदिवासी 3 लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है, उस संबंध में महिला आयोग में आवेदन दिया गया है। तो उस आवेदन दिया गया है, तो आवेदन को हम लोग कि वो 2 नल्स और उस पर क्या हुआ है हम वो नहीं जानते। एक सिक्के के 2 पहलू में पहला पहलू तो नल के साथ जो धर्मांतरण और मानव तस्करी का आरोप है, हमसे उसको कोई मतलब नहीं है। हम लोग आदिवासी समाज होने के नाते, उनके परिवार के रिश्तेदार होने के नाते हम लोग ये चाहते हैं कि इन लड़कियों के साथ जो ज्योति शर्मा ने अदर समाज, दूसरा समाज होते हुए मारपीट करते, गैंग रेप का बड़ा धमकी दिए हैं और मारपीट किए हैं, वो कौन होते हैं ऐसे हमारे आदिवासी लड़कियों को पर मारपीट करने वाले, उसी के पर्पस में हम लोग महिला आयोग में आवेदन दिए हैं। और मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं ये दूसरे ट्रैक में राजनीति से प्रभावित होकर वो दूसरा ट्रैक में ले जाया जा रहा है। तो हम न्याय की गुहार में हम लोग महिला आयोग में दिए हैं और बिल्कुल महिला आयोग से अध्यक्ष और महिला आयोग का पूरा टीम से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी महिलाओं को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो दोबारा न्याय के लिए हम महिला आयोग में उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे। जिस संस्था पर महिलाओं की रक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वहीं पर पीड़ितों को ऐसे सवालों से बेइज्जत किया जाएगा तो वो न्याय के लिए कहां जाएंगी। ये मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या किसी संस्था में बैठे लोग अपनी निजी विचारधारा को पीड़ितों पर थोप सकते हैं? क्या नौकरी के लिए घर से बाहर निकलना कोई गुनाह है? और सबसे बड़ा सवाल, जब रक्षक ही भक्षक जैसा व्यवहार करने लगे तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए? इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं है। संभवतः अक्टूबर में अगली सुनवाई होगी। हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।